सर्वोच्च नेता अली खामनेई को क्यों नहीं बचा पाया? अली खामनेई तेहरान में कहाँ मौजूद हैं? इसकी लोकेशन इजराइल और यूएस तक किसने पहुंचाई? इसके साथ ही सर्वोच्च नेता की जो कुर्सी खामनेई की मौत के बाद खाली हुई है, उस पर अब कौन बैठने वाला है? और क्या ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है? ईरान अगर बदला लेगा तो वो किस तरह का हमला कर सकता है इजराइल और अमेरिका पर? ये सारे वो सवाल हैं जो लगातार सबके मन में आ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज अपनी इस खास चर्चा में। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं तर्कश। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही अक्षय चोपड़ा जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, बहुत हैरानी भरा दावा किया था नेतन्याहू ने कि उनके पास ऐसे संकेत हैं कि खामनेई का निधन हो गया। उसके बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट आती है और फिर अंततः ईरान को भी स्वीकार करना पड़ता है कि उनके सर्वोच्च नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कैसे किया ये अमेरिका और इजराइल ने? जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो है CIA और मोसाद के जो एजेंट्स हैं। CIA और मोसाद दो तरह के एजेंट्स को ईरान के अंदर पाल के रखती है। एक तो ऐसे एजेंट्स जो शायद ईरान के नागरिक हैं, लेकिन वह आयतुल्लाह खमेनी के जो सरकार है उससे खुश नहीं है, नाखुश हैं। तो इस तरह के जो ईरानी हैं जो कि आयतुल्लाह खमेनी की सरकार को गिराना चाहते हैं, इन लोगों को मोसाद ने और CIA ने अपने पे रोल पर रखा हुआ है। ज़्यादातर ये लोग जो हैं समाज के हायर मिडिल ग्राउंड से आते हैं और ज़्यादातर जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं या उन्होंने यूरोप में या अमेरिका ने अपनी स्टडीज़ किए हुए हैं। इन लोगों को थोड़ा पश्चिमी सभ्यता के बारे में ज़्यादा पता होता है। ये पश्चिमी तरीके से जीना चाहते हैं ईरान के अंदर। तो बहुत खुशी थोड़ा सा इंसेंटिव मिलने पर ही ये लगातार CIA को और मोसाद को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर एक और तरीके से जासूसी होती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। जितने खाड़ी के देश हैं सब जगह पर अमेरिका ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के टावर्स लगाए हुए हैं, रेडार लगाए हुए हैं, जो कि ईरान से आने वाली किसी भी तरह की सिग्नल इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट करते हैं। जैसे कि वहाँ पर मोबाइल पे कौन किससे बात कर रहा है, सैटेलाइट डिश पे कौन बात कर रहा है ईरान के अंदर क्या उनके अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में वाईफाई या मोबाइल डिश का इस्तेमाल करके बातचीत कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इन सब कम्युनिकेशन डिवाइस में या तो मेन लोब के अलावा एक साइड लोब होता है या रियर लोब होता है, और अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस सिस्टम इन सब कम्युनिकेशन में थोड़ा टेक्निकल बात है, साइड लोब से या रियर लोब से अंदर घुस जाती है और उनको मॉनिटर करती है। तो उनको एकदम एक्यूरेटली पता लग गया था कि आयतुल्लाह खमेनी किस जगह पर छुपे हुए हैं, किस बिल्डिंग में हैं, और सबसे बड़ी बात है वहां पर वह अपने टॉप मिलिट्री और सिविलियन एडवाइजर के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। देवनाथ सर, इस जानकारी के मिलते ही अमेरिका ने 30 से ज्यादा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। जी वैभव जी। देवनाथ सर, जब अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने संयुक्त रूप से हमला किया था ईरान में और तेहरान में बमबारी की थी कई सारे ठिकानों पर, उसके बाद इतने घंटे क्यों लग गए ये घोषणा होने में या ये स्वीकार करने में कि अब खामनेई नहीं रहे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से पता नहीं था कि खामनेई उस बिल्डिंग में है या नहीं? हाँ वैभव जी, इंटेलिजेंस में एक नियम है कि आप एक सोर्स पर निर्भर नहीं करते हैं, 2-3 अलग अलग सोर्स से कंफर्म करने के बाद बताया जाता है। जाहिर बात है शुरुआती दौर में ईरान ने अपनी तरफ से कहा कुछ भी नहीं हुआ, आयतुल्लाह खमेनी सेफ हैं। वो एक नेचुरल रिएक्शन होता है ज्यादातर सीक्रेट कंट्रीज में। लेकिन
जो मोसाद का काम करने का तरीका है, CIA या इंग्लैंड की MI6 का काम करने का तरीका है, वो क्या करेंगे कि किसी भी खबर को 2-3 अलग अलग जगह से सूत्रों से वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आयतुल्लाह खमेनी अगर मारे गए हैं, अगर, तो ईरान, उनको मालूम है अमेरिकन एजेंट्स को जो ईरान के अंदर काम कर रहे हैं कि VIP वाला हॉस्पिटल कहाँ है, जहां नेशनल जो लीडर्स हैं, टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। जाहिर बात है उस अस्पताल से वो चेक करेंगे कि आपके ICU में क्या खमेनी को लाया गया, तो वहां से पुष्टि कर लेंगे। एक और चीज क्या कि अगर खुमानी की मौत हो गई है तो जाहिर बात है एक जो देश का सबसे VVIP मॉर्चुरी है, जहां पे कि आजकल एक फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, तो उस VVIP मॉर्चुरीज पे नजर रखते हैं कि जैसे ही अगर आयतुल्लाह खमेनी मारे गए हैं, ICU में डेथ हो गई है, तो मॉर्चुरी का जो स्टाफ है वो इनके मोसाद के पेरोल में होगा कि हाँ हुजूर, एक बहुत VIP आया था डेड बॉडी, तो हमको बोला गया कि फूलों के साथ और इत्र के साथ और पूजा के साथ उसको अगरबत्ती और धूप जला के रखना है। तो एक क्यों मिल जाता है। एक और तरीका कैसे है, CIA और मोसाद और जो ईरान के अंदर एजेंट्स हैं, ईरानी एजेंट्स हैं जो कि ईरान के लोग हैं लेकिन काम करते हैं अमेरिका और इजराइल के लिए, वो क्या करेंगे कि जैसे कब्रगाह, अगर किसी नेशनल लीडर की मौत हो गई है तो मुस्लिम प्रथा के अनुसार उसको एक VIP कब्रगाह होगी, वहां पे दफन किया जाता है। आज दफन करें या कुछ दिनों के बाद, लेकिन जो कब्रगाह है वहां पे एक जगह एलोकेट हो जाती है VIPs के लिए, क्योंकि भविष्य में वहां पर एक छोटा सा मजार भी बनेगा। तो वो कब्रगाह में जाके सूंघ लेते हैं कि कब्रगाह में क्या एक कब्र को तैयार किया जा रहा है, खड्डा खोदकर आसपास VIP लॉन, ग्रीनरी, फ्लावर्स लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वहां पे देश के सुप्रीम लीडर की बॉडी को लाया जाएगा। तो इस तरह से 4-5 सोर्सेस से वेरीफाई करने के बाद ही नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप अपना बयान देंगे कि आयतुल्लाह खमेनी को उन्होंने मार डाला। जी बिल्कुल, अक्षय चोपड़ा जी के पास चलते हैं। चोपड़ा साहब, मई जून 2025 में जब 12 दिनों की जंग हुई थी ईरान, इजराइल और अमेरिका की, उस वक्त ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कथित सर्वोच्च नेता कहां पर हैं, मुझे उसकी लोकेशन पता है और मैं जब चाहूंगा तब उनका खात्मा कर सकता हूं, ऐसा कुछ ट्रंप ने कहा था। उसके बाद लगातार ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि खामनेई के ठिकाने लगातार बदलते जा रहे हैं, वो एक जगह पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुक रहे हैं। तो जब शनिवार तड़के इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो क्या ईरानियों को IRGC के सुरक्षा कर्मियों के भनक नहीं लगी और उन्होंने तुरंत ठिकाना बदलने की कोशिश नहीं की होगी? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लास्ट ईयर के अटैक की बात करते हैं, तो जब उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए थे, GPUs गिराए थे और न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब वॉर चली तो ये इजराइल का और US का एक कंबाइंड ऑपरेशन शुरू से रहा है कि उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसको धीरे धीरे वो एलिमिनेट करते गए टाइम टू टाइम। जहां पर थोड़ा सा रिस्क आया, किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया मोसाद के एजेंट्स ने, या फिर अगर बॉम्बिंग करके कुछ पर्टिकुलर एरिया में प्रिसिशन स्ट्राइक्स करके उन्होंने वहां पे जो उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी या टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट कर दिया। खामेनेई उनकी रडार पे बहुत समय से थे, लेकिन आप एक चीज समझिए कि ये बहुत बड़ी पोजीशन है। जो शिया का सुप्रीम लीडर है उसको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होता है कि आपने आज जब मन करा आप जाके उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे। ये प्रिसिशन स्ट्राइक जो थी ये पहले भी कर सकते थे। ऑफ कोर्स जो ईरान है उसको भी पता है कि CIA और मोसाद के एजेंट्स हमारे आसपास घूम रहे हैं और वो भी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेना कि ऐसा स्टेप कब लेना है इसमें समय लगता है। अभी भी अगर आप अटैक देखेंगे, जो करंट अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है कि ईरान को पता नहीं है, लेकिन पहली चीज तो एक बहुत ही डिसेप्टिव तरीके से पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था, दो चीजों के सामने रखते हुए। जो स्क्रीन क्या थी, देखिए US की स्क्रीन क्या थी कि हमारी और ईरान की टॉक्स चल रही हैं, लेकिन जो कंडीशंस US ने रखी वो उसको पता था कि वो सिर्फ आई वॉश थी। उसको पता था कि ईरान ये कंडीशंस कभी मानेगा ही नहीं कि आप एनरिचमेंट बिल्कुल बंद कर दो, अपने सारे न्यूक्लियर एसेट्स हमें हैंड ओवर कर दो। ये उनको पता था ईरान नहीं मानेगा, तो सिर्फ एक आई वॉश था। उसके पीछे हफ्तों महीनों से प्लानिंग चल रही थी पूरी के अटैक कैसे करा जाएगा, कौन कौन सी साइट्स पे करा जाएगा। सेम चीज आप देखिए इजराइल में थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट चल रही थी, वहां पे एक सेलिब्रेशन मोड था, लेकिन पीछे से किसी को नहीं पता था कि इस तरह से अटैक प्लान हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अटैक जब आप करते हैं आपको महीनों की प्लानिंग चाहिए। अब
अगर हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो यस, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो F-35 जैसे स्टेल्स को डिटेक्ट करें और उनको रोक सकें। प्लस जो अटैक्स हुए हैं वो सिर्फ प्रिसिशन अटैक्स नहीं है, सैचुरेशन अटैक्स हैं, यानी हमने सिर्फ जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग को टारगेट नहीं करा, उस पूरे एरिया को ही, उस पूरे कंपाउंड को ही ध्वस्त कर दिया। इसलिए सिर्फ खामेनी नहीं, 40+ जो उनके टॉप लीडर्स हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स हैं, वो सारे मारे गए हैं उसमें। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके अगेंस्ट जो ओपोनेंट है ना, उसकी पार कितनी है। अगर ईरान की अगर हम बात करें तो वो मिलिटरीली यूएस और इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल माइट है उसको अभी मीट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। बिल्कुल। चोपड़ा साहब, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, खामनेई की मौत हो चुकी है, सर्वोच्च नेता वाली कुर्सी अभी खाली है, कब तक भरी जाएगी ये तो ईरान के जो अभी शीर्ष अधिकारी हैं, नेता हैं, वही बता पाएंगे। आपको क्या लगता है ईरान में अब क्या होने वाला है? जाहिर बात है कि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश 2-3 निर्णय बहुत पहले ले लेता है। एक, अगर टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को चोट पहुंचती है, न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, तो उनके जगह पर कौन आएगा। तो ऊपर से जो वरीयता के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये पहले से ही तय होता है। ईरान थोड़ा समय ले रहा है उसको डिक्लेयर करने में। जहां तक मिलिट्री लीडरशिप की बात है, मिलिट्री में, दुनिया की हर मिलिट्री में, भारत में भी ऐसा है कि अगर चीफ की मृत्यु हो जाए तो जो वाइस चीफ है वो वहाँ जिम्मेवारी संभाल लेते हैं। वाइस चीफ को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो डिप्टी चीफ जो हैं वो उस जगह को भर लेते हैं। अगर डिप्टी चीफ भी वहाँ एलिमिनेट हो गए तो जो असिस्टेंट चीफ हैं, आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ या एयर स्टाफ, वो उस जगह में ड्यूटी परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो एक सिस्टम होता है राजनीतिक, कूटनीतिक और मिलिट्री लीडरशिप का, रिडेंडेंसी, यानी अगर एक चेन की जो चेन है या वर्टिकल्स है उसका अगर एक कड़ी एलिमिनेट हो जाए तो नीचे से एक कड़ी को ऑटोमेटिक ऊपर जाने की व्यवस्था रखी जाती है। एक और चीज जो की जाती है युद्ध के दौरान कि जो पावर्स हैं, टॉप जो लीडर्स हैं, चाहे मिलिट्री के हों चाहे पॉलिटिकल और कूटनीतिक लीडर्स हों, वो पहले से ही पावर को डेलीगेट डाउन कर देते हैं। समझिए, आमतौर पर देखा जाएगा कि एक बड़ा सा कोई कार्रवाई करना है तो टॉप मोस्ट लीडर या टॉप मोस्ट जनरल उस एक्शन को ऑथराइज करता है, अप्रूव करता है। लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन में क्या होता है कि टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप या टॉप मोस्ट जो जनरल है, वो लिखित में या वर्बली इस पावर को कि अगर टॉप लीडर को कुछ हो जाए, टॉप जनरल को कुछ हो जाए, तो उसके नीचे जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, उनको भी उतनी पावर डेलीगेट कर दी जाती है उस बड़े एक्शन को, कार्रवाई को लॉन्च करने के लिए। जैसे मैं बताता हूं कि इजराइल के ऊपर अगर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान को हमला करना है, आमतौर पर समझिए सिर्फ देश के शीर्ष नेता, पेजेश्कियन जो है प्रेसिडेंट हैं या आईआरजीसी के टॉप मोस्ट लीडर हैं या आयतुल्लाह खुमानी है, वो उसको क्लियर करेंगे। लेकिन एक लिखित व्यवस्था की जाती है कि अगर पेजेश्कियन मारे जाते हैं, आयतुल्लाह खुमानी मारे जाते हैं, आईआरजी के टॉप कमांडर मारे जाते हैं, तो फिर जो लोअर लेवल पे जो कर्नल ब्रिगेडियर हैं उनको डेलीगेट कर दिया जाता है कि अगर टॉप लीडर मर जाए तो कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप इन 50 मिसाइलों को इजराइल की तरफ रवाना कर देना। तो सिस्टम ऐसे थोड़ा बिल्ट इन मजबूती होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जी बिल्कुल। अक्षय चोपड़ा जी के पास चलते हैं। चोपड़ा साहब, खामनेई की जो छवि थी वो ईरान में और खासकर दुनिया भर के जो शिया समुदाय हैं उनके बीच में एक अभिभावक की तरह छवि थी। लोग उन्हें बड़ा बूढ़ा मानते थे, उनकी बातों को मानते थे, इसीलिए उनकी सत्ता को कभी खतरा नहीं पैदा हो पाया ईरान में। इतना ज़्यादा उनका सम्मान था लोगों के बीच में। लेकिन उनके निधन के बाद क्या जो उनके उत्तराधिकारी होंगे वो भी उतना ज़्यादा ही स्वीकार होंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ता के कई सारे दावेदार सामने आ जाएं, कुर्सी की लड़ाई भी हमें देखने को मिल जाए, या फिर वहां की व्यवस्था में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल जाए? देखिए, इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज कि इजराइल और अमेरिका का एम क्या था। उनका एम किसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट करना या प्रोग्राम को टारगेट करना नहीं था। इस बार उनका एम बड़ा क्लियर था, वो था रेजिम चेंज।
और उन्होंने जो पहला स्टेप लिया वो यही लिया कि अगर हम अगेन खमेनी को टारगेट करेंगे और उनको एलिमिनेट करेंगे और अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हम शायद रजीम चेंज कर पाएं, जो अभी तक तो मुझे किसी भी तरीके से प्रोबेबल नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता उनकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि खामेनेई ने ऑलरेडी अपने 3 से 4 सक्सेसर्स को वहां पे अपॉइंट करा हुआ है। आप हर साल देखें, जब भी इनके कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर को ये एलिमिनेट करते हैं, उसकी जगह ऑलरेडी सक्सेसर अपॉइंटेड होता है। उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि ईरान कोई हमास या हिजबुल्लाह जैसा कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेशन है और बहुत सॉवरेन और पावरफुल नेशन है। इनके पास एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंड फोर्स है। और इनकी सेकेंड चीज जो इनकी फोर्स है वो IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप कोर है वो कंट्रोल करती है इनके मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस। और उसके साथ साथ जो एक सेपरेट जो इनके मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जब खमेनी को इन्होंने एलिमिनेट करा है तो इनके एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल को अपॉइंट इन्होंने कर दिया है, जिसमें अली रजा आराफी जो हैं वो इनके जूरिस्ट मेंबर हैं। उसके बाद मसूद पेजिक्शन जो हैं जो इनके प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ जो मोसेनी अजाई हैं जो चीफ जस्टिस हैं। ये तीनों अब एक इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जो एक 88 मेंबर काउंसिल होती है, ये भी इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेती है विद IRGC की लीडरशिप। ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि अब उस वॉइड को कौन फिल करेगा। एज ऑफ नाउ जो नाम सामने आ रहा है वो ऑफकोर्स उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई है, उनका आ रहा है। उसके अलावा कुछ और भी जैसे अली लरिजानी हैं और भी कुछ क्लेरिक्स वगैरह हैं, उनके मुस्लिम क्लेरिक्स हैं जिनका नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई फर्म डिसीजन नहीं हुआ है। हाउएवर जो US चाहता है वो चाहता है कि रिजीम को चेंज करके कोई ऐसा इंडिविजुअल आए जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसा वो हमेशा हर कंट्री में करता है। अब वो चाहते हैं कि जो फॉर्मर शाह थे, उनके जो बेटे हैं जो एग्जाइल में US में रह रहे हैं, रजा पहलवी, उनको वहां पर अपॉइंट करा जाए। और रजा पहलवी के भी बहुत सारे लाखों सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर जो चाहते हैं वो आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान में अगर आप देखें तो जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो सारे प्रोटेस्ट प्रो ईरान हैं और एंटी अमेरिका और इजराइल हैं। तो जिस तरह के सेंटिमेंट्स वो भड़काना चाहते थे, अब उन्होंने ये टाइमिंग क्यों चुना, आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में जो वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जो लिबरलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को उन्होंने बहुत ब्रूटली सप्रेस करा है IRGC और खामेनेई की रजीम ने। हजारों लोगों को लिटरली उन्होंने बुचर करा स्ट्रीट्स के ऊपर, बहुत सारे लोग मारे गए। तो अमेरिकन और इजरायलीज को यह लगा कि यह सही समय है अपनी इंटेलिजेंस को गैदर करने का और उस सेंटिमेंट को भड़काने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपने उनके टॉप लीडर को हटा दिया तो हम ये भूल गए कि उस लिमिटेड नंबर्स को छोड़ के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो शिया सपोर्टिंग पॉपुलेशन है, वो उनकी रजीम को सपोर्ट करती है। वर्ल्ड ओवर भी हर कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया में चाहे प्रोटेस्ट पीसफुल है लेकिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मॉर्निंग हो रही है, तो एक जो एंटी US और एंटी इजराइल सेंटिमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है इस टाइम। बिल्कुल। अक्षय चोपड़ा जी, देवनाथ सर, आप दोनों से मेरा ये वाला सवाल होगा, क्योंकि ये बातें खूब हो रही है सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा मजाक किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3 ईरानी शीर्ष अधिकारी बैठक कर रहे हैं तो उसमें एक कोई मोसाद का एजेंट जरूर होगा। तो आपसे ही चोपड़ा साहब जवाब लूंगा, उसके बाद फिर देवनाथ सर के पास चलेंगे। क्या आपको लगता है, आपको कितनी संभावना नजर आ रही है कि किसी अंदर के ही व्यक्ति ने खामनेई से कोई गद्दारी की होगी और उनका पता बता दिया होगा? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। और मोसाद की अगर हम पहले की भी हम स्टोरीज देखें जो उनकी काफी अच्छी अच्छी, अगर आप देखें मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, वो पढ़े, उनके आपको ऑपरेशंस पता लगेंगे। मोसाद एंड CIA आर वेरी ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशंस। इनकी जो, और ये कोई ऐसा कि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि अभी ऑपरेट करना शुरू किया है। इनके जो ऑपरेटिव्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो इन कंट्रीज में, सारी नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उसमें डीप हैं। अगर हम 6 डे वॉर की बात करें, उसके बाद यौम किपुर वॉर की बात करें, उसके बाद इजराइल के जितने भी ऑपरेशंस देखिए, इजराइल को यह पता है कि हम चारों तरफ जो है वो एंटी इजराइल सेंटिमेंट वाली कंट्रीज से घिरे हुए हैं जो इजराइल को रिकग्निशन नहीं दे रही। उनके लिए हर एक ऑपरेशन जो होता है वो सर्वाइवल का होता है। इसलिए मोसाद जो है उनका इतना स्ट्रांग है कि आप देखेंगे इंडिया नहीं है कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तभी हम एक्शन लेंगे। उनका सिंपल है कि अगर हमें हल्की सी भनक भी हुई कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगा, तो हम इमीडिएटली आपको एलिमिनेट करेंगे। हमारी पूरी जो टीम्स हैं, हमारे मोसाद है और हमारी जो IDF है वो आप पे एक्शन लेगा। तो मोसाद एजेंट्स इस समय तक इतने डिकेड्स में ईरान के अंदर बहुत डीपली रूटेड हो चुके हैं। और डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा पहले भी जब मोसाद एजेंट्स जो हैं अगर उनको कहीं पर वो पकड़े भी गए हैं तो वो टॉप पोजीशंस पे रहे हैं डिफरेंट आर्मीज की और पॉलिटिकल लेवल पे, और वहां पर पता लगा है कि ये इंसान इतने सालों से इतना हाई राइज करा है और ये मोसाद का एजेंट है। तो डेफिनेटली होंगे, ईरान में भी होंगे, लेकिन ये चीज श्योर करना तो ऑफ कोर्स अगर कोई एजेंट पकड़ा गया तो फिर वो एजेंट कैसा। बिल्कुल।
देवनाथ सर के पास चलेंगे इसी सवाल को लेकर। देवनाथ सर, खामनेई से की मौत से जुड़ा हुआ ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम इस मौत के प्रभाव पर बात करेंगे। ईरान किस तरह का बदला ले सकता है और जैसे वो ले रहा है उस पर भी सवाल जवाब करेंगे। आपको क्या लगता है, अंदर के किसी व्यक्ति का ये काम हो सकता है, और अगर होगा तो वो कितना शीर्ष अधिकारी होगा? क्या खामनेई के 3-4 जो करीबी लोग हैं उनमें से कोई एक हो सकता है? वैभव जी, जो खामनेई के करीबी हैं शायद वह दगा नहीं करेंगे, क्योंकि खामनेई के साथ जितने लोग हैं उनके इनर कोटरी में या उनकी सरकार में या आईआरजी के जितने टॉप कमांडर्स हैं, ये खास तौर से सिलेक्टेड होते हैं। इनका एक तरीका होता है ईरान में कि दूर दराज के गांव में, कस्बों में या उनके अपने समाज के अंदर या कुनबे के अंदर जो धार्मिक गुरु होते हैं, मस्जिदों के या दरगाहों के जो मौलवी होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं नाम कि भाई ये फलाने का बेटा जो है, ये परिवार जो है वो खामनेई का क्या कहते हैं व्यक्तिगत निष्ठा रखती है, तो इसके बच्चे को आप आगे बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आईआरजी के जवान हैं या आईआरजी के अफसरान हैं कि एक रिटन टेस्ट दिया, 1 घंटे का पास हो गए, 20 मिनट का इंटरव्यू दिया और पास हो गए। नहीं, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो जिस परिवार से आता है, जिस कबीले से आता है, उस कबीले का क्या आयतुल्ला खामेनी के प्रति एकदम पूरा पक्का यकीन है, विश्वास है। सिर्फ तभी उन बच्चों को आईआरजीसी में या ईरान के दूसरी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर लिया जाता है। तो ये लोग कभी भी विभेषण या जयचंद वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन देवनाथ सर, आपसे मैं ईरान अमेरिका से तनाव से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं हम आप और हमारे और कई सारे मेहमान। लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं। अभी हम 3-4 दिन पहले की ही अगर हम बात करें तो ये असंभव सा लगता था कि तेहरान में खामनेई को मारा जा सकता है किसी भी तरह से। हम लगातार बात कर रहे थे कि जब तक अमेरिकी सेना जमीन पर उतरेगी नहीं ईरान के, तब तक खामनेई की सत्ता को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन बीते दिन जो कुछ हुआ वो सबने देखा, जो असंभव लग रहा था वो भी संभव हो गया। तो मोसाद क्या कर सकती है, CIA क्या कर सकती है, ये तो अब ऐसा लग रहा है कल्पनाओं से परे है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैभव जी, ईरान की जो पॉपुलेशन है 1979 के बाद से 2 धड़ों में बट गई। ईरान में बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का, करीबन 30%, 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो कि शाह ईरान के टाइम से समाज के उच्च स्तर पर थी, यानी सोसाइटी में हायर क्लास थी। तो जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जिन्होंने पश्चिम में पढ़ाई की थी, समाज के धनाढ्य कैपिटलिस्ट लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, उद्यमी लोग, फाइनेंशियर्स, बैंकर्स, ये सब शाह ईरान के शासन में बहुत पसंद थे, बहुत खुश थे। लेकिन 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इन सबको ईरान छोड़कर भागना पड़ा। जैसे रजा पहलवी, वो उनको भी ईरान छोड़कर भागना पड़ा। तो ये सब जब भागे तो या तो यूरोप में सेटल हो गए या ये लोग अमेरिका में सेटल हो गए। तो ये लोग जो हैं, जो अब ईरानियन जो कि आयतुल्ला खामेनी के सरकार के खिलाफ सोच विचार रखते हैं, ये यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, और ये लोग CIA को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे क्या ऑफिस है, कहाँ पे क्या बिल्डिंग है, कहाँ पे क्या अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये समझना पड़ेगा कि ईरान के अंदर भी जो जेंजी है, ईरान के अंदर भी जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो ईरान के अंदर हैं, ये भी मोसाद के डायरेक्ट सोर्स बने हैं। वो बताते रहते हैं कि हमने देखा कि एक बड़ा कॉन्वॉय इधर जा रहा था, हमने देखा कि एक बड़ा नेता उधर जा रहा था, हमने देखा बड़ी खबर आ रही है, फलाने बिल्डिंग में रात को 2 बजे लीडर्स अंदर जाते हैं और सुबह 4 बजे और कहीं शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये जो घर के भेदिए हैं, ये लगातार CIA को और मोसाद को ईरान के टॉप लीडर्स की लोकेशन बताते रहते हैं। बिल्कुल, अभी एक बड़ी खबर आ रही है, इसीलिए देवनाथ सर को रोकना पड़ा। खबर ये है कि IRGC ने दावा किया है कि वो अब खामनेई की मौत का बदला लेना शुरू कर चुकी है, और इसके साथ ही जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसा IRGC का दावा है। अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी हैं।
देवनाथ सर, कितनी सच्चाई लग रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी पुष्टि नहीं की है जिसका एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब्राहम लिंकन का नाम सबने सुना है, जब घेरेबंदी हो रही थी तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि ये अगर आ गया है खाड़ी के आसपास फिर तो कोई बड़ी बात होने वाली है। अगर आईआरजीसी ने सच में मिसाइलें वहां पर दाग दी हैं तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इसके साथ ही देवनाथ सर, 2-3 और घटनाएं हुई हैं। एक तो अभी अबू धाबी में इजरायली दूतावास पर हमला किया गया है, मिसाइलें दागी गई हैं। इसके साथ ही इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें दागी गई हैं, 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी अब पूरी तरह से करो या मरो वाली स्थिति में आ गया है। वैभव जी, आईआरजीसी यानी ईरान की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है कि बड़ी जो मिसाइलें हैं जो कि 2000 किलोमीटर तक कर सके या 3000 किलोमीटर तक कर सके, ऐसी मिसाइलें जो कि इजराइल तक पहुंच सके, ये जो है ईरान के पास असीमित नहीं है, महज 400 या 600 हैं। तो ईरान अगर इनको दागता रहेगा, जैसे आज अलग अलग सूत्र बता रहे हैं कि 200 मिसाइलों को उसने इजराइल की तरफ कूच करा दिया, तो ईरान के पास जो ये मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000-2500 किलोमीटर तक है, ये तो अगले 3-4-5-6 दिन के युद्ध में खत्म हो जाएंगी। ये ईरान की आईआरजी की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब क्या उन्होंने अब्राहम लिंकन की तरफ अपना एक रॉकेट या मिसाइल फायर किया? हो सकता है फायर किया, लेकिन अमेरिकन्स को इसका पहले से ही अंदेशा था। तो अमेरिका उन्होंने क्या किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास नहीं डिप्लॉय किया है अब्राहम लिंकन को, ना ही अब्राहम लिंकन को गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉय किया है। अब्राहम लिंकन जो है वो अरब सागर में है, अरब सागर के उत्तरी भाग में है, ईरान से 1000 किलोमीटर दूर। इसका कारण यह है कि अगर ईरान से कोई लॉन्च करता है मिसाइल अरब सागर की तरफ, अब्राहम लिंकन की तरफ, तो जो अमेरिकन एयर डिफेंस रेडार्स हैं जो कि ओमान में हैं, कतार में हैं, वो तुरंत उसके लॉन्च को पकड़ लेंगे। और क्योंकि अब्राहम लिंकन 1000 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर बात है मिसाइल को जाने में वहां पर 7, 8, 9, 10, 11 मिनट का समय लगेगा। तो अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन चेंज करने में मदद मिलती है। होता क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के समय कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता है, क्योंकि फिर दुश्मन आपकी मूवमेंट को एंटिसिपेट करके एक रॉकेट दाग सकता है, लॉन्ग रेंज रॉकेट। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है युद्ध की स्थिति में हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में चलते हैं। थोड़े देर इस दिशा में गए, फिर थोड़े देर इस दिशा में गए, और अगर जिगजैग पैटर्न में नहीं चल सकते तो वो हर कुछ मिनटों के बाद, हर 1-2 घंटे के बाद एक राइट यू टर्न या लेफ्ट यू टर्न लेकर एक रेस कोर्स पैटर्न बनाते हैं, ताकि ईरान के जो आईआरजीसी के जो कमांडर हैं उनको कभी भी पता ना लगे वास्तविक स्थिति रियल टाइम में कहां पर है अब्राहम लिंकन। अब चाइनीज जो है, ये चाइनीज सैटेलाइट जो उड़ रही हैं अरब सागर के ऊपर, उससे कुछ फीड ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मिल जाती है। लेकिन फिर भी लिमिटेशन क्या है? देखिए, जो मिसाइल लॉन्च करते हैं वो लॉन्च के बाद इनिशियल दौर में वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से या जीपीएस सिस्टम से लॉन्च गाइडेंस होती है। तो जीपीएस सिस्टम अमेरिका का वर्चस्व है, वो या तो उसको बंद कर देगा या उसको जैम कर देगा, या अमेरिकन उसमें एक शिफ्ट डाल देता है। शिफ्ट डालने का मतलब है, हम सब देखते हैं कि कई बार जीपीएस लोकेशन जो है ड्रिफ्ट के वजह से हमें भी हमारे कार में सही दिशा, सही लोकेशन नहीं दिखाता है। तो अब टर्मिनल फेज में क्या होता है, क्योंकि देखिए, अगर आपने एक 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर फायर किया, तो इजराइल में तेल अवीव कहीं नहीं जा रहा, वहीं पर है। इजराइल में मोसाद का जो हेडक्वार्टर है कहीं नहीं जा रहा, वहीं पर है। तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस गाइडेंस काफी है। लेकिन समुद्र में क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या उसका जो एयर डिफेंस स्क्रीन में जो 6 या 8 फ्रिगेट्स डिप्लॉयड हैं, वो लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अभी इधर हैं, 1 घंटे के बाद वो 60 किलोमीटर उत्तर में होंगे, 2 घंटे के बाद वो 40 किलोमीटर पूरब में होंगे। तो टर्मिनल फेस में गाइडेंस के लिए क्या करते हैं कि वो मिसाइल जो है या तो शिप्स का इंफ्रारेड सिग्नेचर ढूंढती है, या वो शिप्स की जो देवनाथ सर, चोपड़ा साहब के पास चलते हैं सर, आपके पास आएंगे, उसको एआई से मैच करके गाइड करने की कोशिश करती है। तो टेक्निकलिटीज काफी हैं।
जी बिल्कुल देवनाथ सर, चोपड़ा साहब के पास चलते हैं। चोपड़ा साहब, आईआरजीसी के इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि उसने अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है और कई सारे मिसाइलें दागी हैं? इसके साथ ही अभी आपके पास क्या जानकारी है? करीब 30 घंटे से ज्यादा होने को हैं जंग छिड़े हुए, अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है? जो भी उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है ईरान की ओर से, कितने सैनिकों की मौत हुई होगी, क्या मौत हुई भी है या नहीं? इसके साथ ही इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है? आपके पास क्या जानकारी है? वैभव जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या ईरान ने मिसाइल दागी है अब्राहम लिंकन पे? बिल्कुल दागी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनफैक्ट ये एक नॉर्मल सी चीज है वॉर के सिचुएशन में, क्योंकि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 2 स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जो वहां पर डिप्लॉयड हैं, जो 5th फ्लीट के अंडर आते हैं। तो 2 उनमें से एक अब्राहम लिंकन है, दूसरा जेरार्ड फोर्ट है। लेकिन ये जब भी हम एक स्ट्राइक ग्रुप की बात करते हैं, उसके सेंटर में हमेशा एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है, लेकिन उसके आसपास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, मल्टीपल अदर तरह के शिप्स रहते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सब के ऊपर रडार्स जो होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो सारे लगे होते हैं। जो करंट सिस्टम यूएस यूज कर रहा है वो एजिस सिस्टम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, काफी केपेबल है और जनरली ईरान की सारी मिसाइल्स को वो हैंडल करने में केपेबल है। ऑल्सो ग्राउंड पे वो पेट्रियट और थर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि भाई कि अगर ये सिस्टम्स हैं तो फिर किस तरह से अमेरिकन बेसिस को टारगेट करा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जो सिस्टम है वो जितना मर्जी एडवांस हो, फुल प्रूफ नहीं होता। फुल प्रूफ सिस्टम अभी एक गोल्डन डोम के नाम से अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन दुनिया के सारे सिस्टम, जितना भी एडवांस सिस्टम्स हैं, अगर आप उन पे सैचुरेशन अटैक करते हैं, सैचुरेशन मतलब मैंने 6 से 8 मिसाइल एक साथ एक जगह पे फेंकी, तो हो सकता है वो एक आध मिसाइल जो है वो मिस हो जाए। और कल भी आया है कि जहां पर सिस्टम्स लगे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इंटरसेप्ट कर रही है, वीडियोज आई है, लेकिन एक आध मिसाइल निकली और वो एयरपोर्ट पे, उनके एयरबेस पे लग गई। तो ये नियर पॉसिबिलिटी है और ये हमने हर बार, पिछले साल भी हमने देखा है, इस साल तो और ज्यादा अग्रेशन से ये हो रहा है। मुझे सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ इस चीज की, और देखिए जब आप नुकसान की बात कर रहे थे, यस, इजराइल को भी नुकसान हुआ है, अमेरिका को भी हुआ है, लेकिन अभी वो थोड़े क्या अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है जो सैन्य ठिकाने हैं यहाँ पे मध्यपूर्व में? अभी तक जो न्यूज आई है उसमें डेथ से ज्यादा इंजरीज की न्यूज आई हैं। लेकिन देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्ट प्ले क्या है, अभी जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है और जो एक्चुअली में जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो इजराइल है या ईरान है। अमेरिकन सिटीज हमेशा सेफ रहती हैं, वो जंग हमेशा अपनी कंट्री से दूर आके करता है। और अभी भी उनके बेसेस हैं, वो बेसेस जिन कंट्रीज में है, अल्टीमेटली उन कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब आप मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, आप ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हैं, आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। वो जहां गिरेंगे, अब वो अबू धाबी में गिरे, अब वो दुबई में गिरे, बहरीन में गिरे, तो वहां पे लोग हैं, वहां पे सिटीज हैं, उनके घर हैं, तो वहां पे नुकसान होता है, वहां पे एक अफरा तफरी मचती है। लेकिन अमेरिकन आर वेरी सेफ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। अब अगर हम बात करते हैं कि आने वाले समय में, देखिए आईआरजीसी की ऑलरेडी अभी आपने स्टेटमेंट कवर करी कि ये जो अटैक है ये इंटेंसिफाई होंगे, उनका मिसाइल बारात जो है वो बढ़ेगा। और किसकी तरफ बढ़ेगा? यूएस बेसिस तो हैं ही, लेकिन मेजरली अब वो इजराइल की सिटीज को और ज्यादा टारगेट करेंगे और वहां नुकसान होगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बहुत सारी विजुअल्स आई हैं, उनके काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। थोड़ी सी विजुअल्स इस बार कम नजर आ रही हैं हमारी इंडियन मीडिया पे इजराइल के साइड से, लेकिन काफी सारी इंटरनेशनल मीडिया ये चीज बता रही है कि वहां पे भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन चोपड़ा साहब, देवनाथ सर अभी जैसे बता रहे थे कि ईरान के पास सीमित मिसाइलें हैं, उसके पास बहुत बड़ा भंडार नहीं है कि बहुत लंबा युद्ध वो खींच सके। जी जी, 2, 4, 5 दिनों में तो इनकी मिसाइलों की खेप खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? एग्जैक्टली देखिए यहीं पर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है कि अगर हम ईरान की मिलिट्री पावर की बात करें तो एयर पावर उनकी वर्चुअली जीरो है। पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है, 14 टॉमकैट्स में 29 हैं जो F-35 के अगेंस्ट स्टैंड नहीं करते हैं। सेकंड आता है नेवी, उनकी नेवी वर्चुअली निल है, जैसे पाकिस्तान की नेवी है वैसे अब ईरान की नेवी समझ लीजिए, कुछ भी मेजर नहीं है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी जिस तरह उन्होंने भी ब्लॉक किया है और अगर करने की कोशिश भी आगे करेंगे, वो ज्यादा दिन तक सस्टेन ही नहीं कर सकते, वो इजीली ओपन अप हो सकता है। उनके पास 2 मेजर तरीके हैं इस समय अटैक के। सबसे पहला है जो हमेशा वो करते हैं स्टार्टिंग में और पूरे टाइम चलता है, वो है मिसाइल्स और ड्रोन्स। उनके पास कहने को हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे, क्योंकि उसमें शॉर्ट रेंज बहुत सारी हैं, मीडियम रेंज होती हैं और फिर लॉन्ग रेंज आती है। उनकी जो मैक्सिमम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो अराउंड 2000 किलोमीटर प्लस की हैं, बहुत लिमिटेड रेंज, ये भी नंबर लिमिटेड है। कुछ उनके पास हाइपरसोनिक फतह 1, फतह 2 करके हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, लेकिन अगेन नंबर्स आई एम श्योर, क्योंकि वर्ल्ड में हाइपरसोनिक वैसे भी बहुत कम है और अगर हैं भी तो बहुत लिमिटेड नंबर्स में। तो अगर आपने उसको दाग भी दिया तो अच्छा, न्यूक्लियर केपेबल है नहीं तो, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स कोई बहुत बड़ा पेलोड भी कैरी नहीं करेंगी, तो इसलिए एक लिमिटेड नुकसान तो वो पहुंचाएंगे।
विद नंबर ऑफ मिसाइल्स, लेकिन उसके बाद उनके पास नेक्स्ट कोई मेथड नहीं है। एक मेथड है मिलिशिया, जो उनकी लोकल मिलिशिया है, हिजबुल्लाह, हमास ग्रुप्स हैं, इनको एक्टिवेट करना। लेकिन उनको ऑलरेडी जिस तरह से लास्ट ईयर इजराइल ने उनको नुकसान पहुंचाया है, आप देख रहे हैं अभी तक उनकी तरफ से कोई मेजर हुती हुए। चोपड़ा साहब, क्या भविष्य में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि सीधे तौर पर ये लोग लड़ाई न लड़ें, जिनका नाम आपने लिया, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, क्या आत्मघाती हमले देखने को मिल सकते हैं हमें इजराइल में, अमेरिका में? कुछ ऐसा करने की कोशिश करें ये लोग, इस तरह से बदला लेने की कोशिश करें? देखिए, बिल्कुल मिल सकते हैं, और उन्होंने कोशिश, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करी होगी, 100% कोशिश करी होगी, लेकिन मोसाद और CIA बहुत स्ट्रांग एजेंसीज हैं, उनको पता है कि ये नियर पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन्होंने इसके लिए ऑलरेडी केटर करा हुआ है और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन अब ये देखना है कि जो नई रजीम आती है ईरान की, वो क्या स्टेप लेती है, क्या वो वॉर को कंटिन्यू करती है? क्योंकि शुरू के दिनों में हमेशा एग्रेशन दिखता है। पिछली बार भी जब वॉर शुरू हुई थी तो 7-8 दिन तो बड़ा एग्रेशन दिखा, लेकिन धीरे धीरे वो डाई डाउन हो गया, क्योंकि उनको भी पता है कि लिमिटेशन क्या है कंट्री की। सेम चीज अभी देखने को मिलेगी। कुछ दिन आप देखेंगे एक बहुत हाई वो होगा, और स्पेशली जब खामेनी की डेथ हुई है, दुनिया के सबसे बड़े शिया लीडर की डेथ हुई है, तो ये जो कॉन्फ्रंटेशन है ये और अग्रेसिव होगी, लेकिन धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगी, क्योंकि ईरान के पास ना तो इंटरनेशनल सपोर्ट है इस समय वेपन्स के हिसाब से भी, और ना उनके पास अपना कोई भंडार है। रशिया और चाइना जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातों की कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ना वो मिलिटरली सपोर्ट करेंगे, ना वो फाइनेंशियली कुछ मेजर सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल चोपड़ा साहब, ये दुर्भाग्य की भी बात हो रही थी कि ईरान कितना दुर्भाग्यशाली है। इस वक्त हमास खत्म हो चुका है, जो इजराइल को थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा सकता था युद्ध की स्थिति में, जिससे इजराइल को दो तरफ लड़ना पड़ता, और दूसरा रूस खुद ही युद्ध में उलझा हुआ है 4-5 सालों से, और वो कोई मदद नहीं कर पा रहा है इस वक्त। देखिए, सबसे बड़ी एक हमारे यहाँ ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अब बिल्कुल नाम की रह गई है, वो है UN। यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं रह गया, वो सिर्फ एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसके पास कोई पार रह गई है। और अमेरिकन जो हैं वो अब किसी भी सॉवरेन नेशन के ऊपर उनका जब मन करता है वो अटैक कर देते हैं, जब मन करता है रजीम चेंज कर देते हैं। आपने बांग्लादेश में देखा, आपने वेनेजुएला में देखा, आपने सीरिया में देखा, आपने यहां देखा, और वो ये चीज आगे भी करते जा रहे हैं। तो वर्ल्ड अब देखिए, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज जो पहले यूएस को सपोर्ट करती थी वो अब उसे एलियनेट हो रही हैं। अभी जो यूरोपियन नेशन हैं उन्होंने वो अब यूएस से अलग हो चुकी हैं और वो इसको कंडेम कर रही हैं अटैक को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आने वाले समय में कोई ऐसा मेथड निकालना बहुत जरूरी है कि ये जो दादागिरी चल रही है अमेरिका की, कि जिस मर्जी कंट्री के अंदर गए और उसकी सॉवरेनिटी को उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश करी है, वो रोकना बहुत जरूरी है। आपका जिसका मन करता है कि हर कंट्री पे आप सैंक्शंस लगा देते हैं, जिसका मन करता है उसके ऊपर आप अटैक कर देते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं रुकनी बहुत जरूरी है। इसमें यह भी आता है, एक बिटर फैक्ट है कि क्या आपको लगता है चोपड़ा साहब, अगर रूस यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा होता तो आज ईरान के पास कुछ ज्यादा मिसाइलें होती, कुछ ज्यादा ताकतवर होती? बिल्कुल, ये आंसर एक्चुअली यस है, क्योंकि अगर ये उस इतनी लंबी वॉर, 4 साल की वॉर नहीं चल रही होती जो अभी कंटिन्यू है, रशिया ऑलरेडी बहुत डिप्लीटेड है अपने सेंस में भी, तो वो अभी S-300 सिस्टम्स ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं ईरान अपनी एयर डिफेंस के लिए। उनके पास पुराने MiG-29 हैं, तो इस और ईरान के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। तो ईरान जैसी कंट्री को मॉडर्न S-400 सिस्टम्स लाने में, जो Su-35 करंट उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, Su-57s हैं, इनको इंडक्ट करने में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आता। लेकिन बिकॉज इनको ये भी पता है कि अगर ऐसा होगा तो सैंक्शंस लगेंगी, यूएस का पूरा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो यहां पर यूएस रिस्ट्रिक्शंस के डर से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आगे इन चीजों में आगे बढ़ नहीं पाती हैं, वो स्टेप नहीं ले पाती। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, क्या लगता है ईरान कितनी हद तक नुकसान पहुंचा पाएगा अमेरिका और इजराइल को? इसके अलावा, इसके उलट अमेरिका और इजराइल अभी कितना ज्यादा और बमबारी करने वाला है ईरान पर? क्या ईरान दूसरा इराक बनने जा रहा है, दूसरा लीबिया बनने जा रहा है, जहां पर चारों तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है? वैभव जी, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले के बाद अब ईरान बातचीत के लिए ज्यादा सहज भाव से सामने आएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ईरान की कनपट्टी पे जो बंदूक उन्होंने पकड़ी हुई है, अब ईरान जो है वो थोड़ा ज़्यादा नरम व्यवहार करेगा और जो अमेरिका की शर्तें हैं उन पे बातचीत करने के लिए आगे आएगा। अमेरिका और इजराइल जो हैं अगले 3-4 दिन तक हैवी बम्बार्डमेंट करेंगे, भयंकर हमला करेंगे। उसके बाद उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने देश के नागरिकों को दिखा दिया है कि
आयतुल्लाह खमेनी एंड ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो अचीवमेंट जो दिखानी पड़ती है डोमेस्टिक ऑडियंस को, खासतौर से जो रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल कर ली है। नेतन्याहू ने भी इतने एक्यूरेट अटैक करके अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उनको इम्प्रेस कर लिया है। तो इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि रिपब्लिकन्स जो हैं शायद उसमें से एक फाइन मार्जिन से जीत जाएंगे इस विक्ट्री के बाद। नेतन्याहू को जो है वो नेसेट में उनकी तो माइनॉरिटी सरकार है, लिकुड पार्टी तो माइनॉरिटी पार्टनर है, दूसरों की मदद से टिकी हुई है। लेकिन नेतन्याहू को लगता है कि अब उनके प्रति एक सपोर्ट वेव आएगा और लिकुड पार्टी अपने बलबूते पर नेसेट में 50% से ज्यादा पद या सीटें हासिल कर लेगी। ईरान के लिए स्थिति जरा दुविधापूर्ण है, क्योंकि एक तो जो सेंटीमेंट है, आयतुल्लाह खमेनी मारे गए हैं, तो ईरान के जो सपोर्टर्स हैं आयतुल्लाह खमेनी के, वो आशा कर रहे हैं कि आईआरजीसी कोई भयंकर बदला लेगी, जिसका मतलब है कि एक अमेरिकन शिप को डुबा दिया, जिसका मतलब है कि 2 या 4 अमेरिकन फाइटर्स को शूट डाउन कर दिया, जिसका मतलब यह है कि अरब देशों में जो अमेरिका ने अपने नेवी के बेस बनाए हैं या आर्मी के बेस बनाए हैं, वहां पे जमीन पर भयंकर नुकसान पहुंचाया। तो ईरान को ये युद्ध बंद करने के पहले एक छोटी सी विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो कह सकता है। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी तो समझाना है ना। तो आईआरजी को एक छोटी सी विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी, उस जीत के बाद वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कह सकता है कि हम जीत गए, अब हम बातचीत करेंगे। तो इस तरह से इस युद्ध का समाधान अगले 3-4 दिन में बातचीत की तरफ अग्रसर हो सकता है। जी बिल्कुल, 2 छोटे छोटे सवाल हैं, आप दोनों से लूंगा उनका जवाब, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। देवनाथ सर, आपसे ही शुरू करते हैं। एक सवाल हमारे दर्शकों का है, एक दर्शक है हमारे वन इंडिया के, उनका कहना है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति भी गद्दार हो सकते हैं? उनका ये सवाल है, संभावनाएं ही हैं, बहुत ज़्यादा इन सवालों में दम नहीं नजर रहा, लेकिन आपको क्या लगता है देवनाथ सर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल जब खामनेई की मौत की खबर सामने आई तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पहले भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर गया तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिले कि उन्हें पता था कि अगर इस बार इजराइल अमेरिका हमला करेगा तो खामनेई की मौत निश्चित ही है। आपको क्या हैरानी हुई थी या आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पेजेश्कियन जो हैं वो आयतुल्लाह खमेनी के चुने हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं थे। जब वहां पर इलेक्शन हो रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, खमेनी ने जिस कैंडिडेट को अपनी तरफ से खड़ा किया था वो हार गया था राष्ट्रपति इलेक्शन में। बिल्कुल। अब पेजेश्कियन जो है मॉडरेट माने जाते हैं, नरमपंथी माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको यूरोप अमेरिका का काफी एक्सपोजर है। लेकिन ये सोचना कि वह दगाबाज निकलेंगे, जयचंद या विभीषण जैसा काम करेंगे, ये संभव ही नहीं है। ईरान की जो संस्थाएं हैं, ईरान की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसमें ये सोचना कि ये टॉप के जो लीडरशिप्स हैं, खासतौर से गार्जियन काउंसिल के मेंबर होते हैं वहां राष्ट्रपति, क्या वो दगाबाजी करेंगे? देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, हल्के फुल्के लोग थे, 2-4 साल के लिए आए थे। वहां की जो आर्मी के टॉप लीडरशिप थे, जनरल्स थे, अमेरिका ने, CIA ने उनको खरीद लिया था। ऐसा ईरान में संभव नहीं है। दूसरी चीज है कि आयतुल्लाह खमेनी के मौत के बारे में, ये तो दुनिया भर के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही ये सोच लिया था, भांप लिया था कि अमेरिका के जो टारगेट हैं वो 4 कैटेगरी में होंगे। नंबर 1, ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, नंबर 1। नंबर 2, ईरान की जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं। नंबर 3, ईरान के मिलिट्री ठिकाने। और नंबर 4, ईरान के पेट्रोकेमिकल्स, जहां वो कच्चा तेल और गैस निकालते हैं। तो अगर हम देखें, असेसमेंट आज से एप्रिसिएशन बोलते हैं फौजी लैंग्वेज में, व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछूं, 1 महीने पहले ही हो गया था कि खमेनी टारगेट नंबर 1 होंगे। जी देवनाथ सर, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछूं, जब आपको खबर पता चली तो आपको यकीन कर पाना तो मुश्किल हुआ या फिर आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है?
हाँ आपने कहाँ से देखिए, पुष्टि की थी? अब क्या है वैभव जी, हम में से जो भी इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा काम कर चुके हैं, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। जी। वो इसलिए बताता हूं कि आमतौर पे किसी भी देश में युद्ध के समय में टॉप कमांडर, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसा, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, या अमेरिका और फ्रांस जैसा, टॉप जो लीडरशिप होती है वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अपनी जो सिक्योरिटी एपरेटस है उसके गाइडेंस पर चलता है। एक एग्जांपल देता हूं, भारत में युद्ध की स्थिति में ये हमारे एनएसए श्री अजीत डोभाल और हमारी जो एनएसजी के जो टॉप लीडरशिप हैं वो बोलेंगे कि हमारे रक्षा मंत्री कहाँ होंगे, हम कहाँ छुपना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री कहाँ होंगे, कहाँ छुपना चाहिए। तो इनकी लोकेशन हर 12 घंटे में चेंज कर दी जाए, इनकी लोकेशन इस तरह से चेंज की जाए कि सैटेलाइट से ना दिखे। राष्ट्रपति पुतिन अपनी लोकेशन हर 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे में चेंज करते हैं, क्योंकि जो मॉस्को का जो अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क है वो उससे ट्रेवल करते हैं, तो सैटेलाइट से दिखाई नहीं देता है। एक और चीज जो की जाती है सभी देशों में, डेमोक्रेटिक देशों में भी किया जाता है युद्ध की स्थिति में, कि 5-6 वीआईपी कॉन्वॉयज होते हैं। एक पूरब की तरफ चला गया, लोग बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री तो उधर गया। एक पश्चिम की तरफ कॉन्वॉय जाते हैं, लोग बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री तो पश्चिम में गए। इसके अलावा दुश्मन को भ्रमित करने के लिए जो टॉप लीडरशिप होती हैं वो सभी देशों में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो करते ही हैं और तानाशाह देशों में तो करते ही हैं, कि जो लीडर हैं उनके डुप्लीकेट होते हैं, 4-4, 5-5 लुक अलाइक इधर उधर भटकते रहते हैं, ताकि दुश्मन की जो खुफिया एजेंसी हैं वो उन लुक अलाइक को देखकर थोड़ा भ्रमित हो जाए। अब मेरा ये मानना है कि पिछले 48 घंटे में आयतुल्लाह खुमानी ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बात को नहीं माना। उन्होंने किन्हीं कारणवश वो एक ही जगह पर स्थिर रहे, अपने ऑफिस में काम कर रहे। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती जो वैभव जी हो गई है, युद्ध की परिस्थिति में देश के शीर्ष नेताओं को, टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को एक कमरे में बैठ के मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। युद्ध अगर होता है, भारत की भी बात करता हूं, युद्ध के दौरान अगर सीसीएस की मीटिंग होनी है, सीसीएस के जितने 7-8 मेंबर्स हैं सब रिमोट लोकेशन में होने चाहिए। एक नोएडा में बैठा होना चाहिए, एक गुड़गांव में बैठा होना चाहिए, एक शालीमार गार्डन में बैठा होना चाहिए, और आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मीटिंग करना चाहिए। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कैसे, इसमें कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अपरेटस का जो एडवाइस था वो इग्नोर किया। नहीं तो एक ही बिल्डिंग के अंदर उस वक्त कैसे टॉप लीडरशिप और टॉप मिलिट्री जनरल्स थे। ये भयंकर सिक्योरिटी लैप्स है। किसी भी देश में टॉप लीडरशिप को सीखना पड़ेगा कि वो अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बात को आंख मूंद करके फॉलो करें। जी बिल्कुल, चोपड़ा साहब के पास चलते हैं। चोपड़ा साहब, आपके सवालों की संख्या 3 हो गई है जिनका जवाब आपसे लेना है। पहला सवाल तो वो कि जो ईरानी राष्ट्रपति की निष्ठा पर, वफादारी पर शक जाहिर कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये कि जब आपको खामनेई की मौत वाली खबर पता चली तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? और तीसरा ये, जैसा कि देवनाथ सर ने बताया कि क्या खामनेई ने आखिरी मौके पर अपने सुरक्षा सलाहकारों की बात नहीं मानी, एक ही जगह पर वो टिके रहे, खासकर और अपने साथ कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी टिकाए रखा और अंततः वो सभी मारे गए? देखिए वैभव जी, एक एक करके लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा सवाल आपके मैं। बिल्कुल। सबसे पहला जो आपका सवाल है, हम एक चीज लेके वर्ड को समझते हैं, उसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। जिस समय कोई वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ना, आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन और उससे 10 गुना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। और वो मिस इन्फॉर्मेशन कई बार तो आपस में बैठकर भी फैलाई जाती है और कई बार वो डेलिबरेटली प्लांट करी जाती है। तो यू नेवर नो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या उनके प्रेसिडेंट मोसाद के एजेंट हो सकते हैं, ये मोसाद वालों ने प्लांट करा हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये दिखाने के लिए देखो जी, आपकी जो आप टॉप लीडरशिप है वो ट्रस्टेबल नहीं है, आपको रेजिम चेंज की जरूरत है। तो दिस कैन बी वेरी वेल अ पॉइंट। ओके, ऑल्सो अगर हम सेकेंड हम चीज एक हम समझते हैं कि एक लाइन में इसका मैं आंसर दूंगा बस लास्ट में, कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का बेस्ट सीक्रेट एजेंट कौन है, तो उसका आंसर है हु हैज नेवर बीन कॉट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंटेलिजेंस होती है उसका काम है जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको हिडन रखना, जो एक्चुअली में नहीं रिवील होनी चाहिए, और बाकी को प्रोपेगेंडा की तरह स्प्रेड करना ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैले, कंफ्यूजन फैले।
तो ये इंफॉर्मेशन कितनी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं हो सकता, हो सब कुछ सकता है, इंडिया में भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में सब्सटैंशियल तरीके से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है ईरान की तरफ से, तो इसलिए हम इसको बिलीव नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑल्सो जो आपका दूसरा सवाल था, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब पता चला कि खामनेई की मौत हो चुकी है? क्या आपको भरोसा हुआ था? नहीं, देखिए उस समय भी मैं लास्ट एक न्यूज स्टूडियो में था, रात को इनफैक्ट कल 2 बजे तक मैं स्टूडियो में था, और जब ये सबसे पहले न्यूज रिवील करी थी तो ये नेतन्याहू ने करी थी अपनी स्पीच में, और उस समय हम 5 पैनलिस्ट भी अगर थे तो उनमें से 4 ये बिलीव कर रहे थे, क्योंकि नेतन्याहू जैसा लीडर आके ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी विदाउट सब्सटेंस या विदाउट एविडेंस ऐसे कोई स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे इंटरनेशनली, और वो भी खामेनेई की डेथ की, जो दुनिया में बहुत बड़ा शॉक है। तो मुझे ऑफ कोर्स उस समय पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यूएस की तरफ से अभी स्टेटमेंट नहीं आई थी, सुबह उठते उठते वो कंफर्मेशन आ गई, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि अल्टीमेटली आपने अचीव क्या करा, आपका एम था क्या इस पर्टिकुलर जो आपने ये चीज करी है। आप हर 9 महीने 10 महीने में एक कंट्री में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर देते हैं, फिर आप कहीं जाते हैं वहां लीडरशिप खत्म कर देते हैं। ईरान आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, वो मिसाइल जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर वो मीडिएट करने को तैयार है, वो सब कुछ करने को तैयार है। तो असल में आपका एम है क्या? क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप रिजीम चेंज करेंगे, वो बूट्स ऑन ग्राउंड के सिवा पॉसिबल नहीं हो सकता, और ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाल सकते। आपकी दोनों पूरी कंट्रीज मिलकर भी अंदर कुछ नहीं कर सकती उस कंट्री को। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मुझे दुख इस बात का है कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा शिया लीडर था उसको एलिमिनेट कर दिया अपने फायदे के लिए, और इससे जो आपकी एंटी यूएस एंटी इजराइल सेंटिमेंट है वो इतना भड़क गया है कि जो इजराइल और यूएस में लोग थे जो ये नहीं चाहते थे, अब पूरी दुनिया में वो भी टारगेट हो रहे हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन जो क्रिएट करी गई है स्पेशली यूएस के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल इज आल्सो अ पपेट, वो सिचुएशन तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है कि इनके ऊपर, खासकर ट्रंप के ऊपर, फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। चोपड़ा साहब, आखिरी सवाल, देवनाथ सर ने जैसा बोला था कि क्या खामनेई साहब ने आखिरी मौके पर अपने सुरक्षा सलाहकारों की बात नहीं मानी होगी और वो एक ही जगह पर टिके रहे? देखिए, इसको दोनों तरफ से हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी बात सुरक्षा सलाहकारों की ना भी मानी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से ही कोई ऐसा एजेंट हो जिसने डेलिबरेटली ये जगह ही प्लान करी हो। क्योंकि अभी जब आप पूरी स्टडी करेंगे, जब उनके अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ईरान की, जब वो स्टडी करेंगी तो वो यही सारी रिकॉर्डिंग्स निकाली जाएंगी, सारी उनकी ट्रेसेस निकाले जाएंगे, और ये चेक करा जाएगा कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसकी इंस्ट्रक्शन पे इस जगह पे सारे लीडर्स कलेक्ट करे गए, और ऐसा कौन सा इंसान था जो उधर बच गया, यार वो निकल गया। तो ये सारी चीजें अब एक बार वॉर खत्म होगी तब असेस होनी शुरू होंगी। बिल्कुल। देवनाथ सर, चोपड़ा साहब, आपका बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। तो फिलहाल तक की खबर यही है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग और भी भीषण होने वाली है, खासकर खामनेई की मौत के बाद। तो जिस तरह से ईरान का देखने को मिल रहा है रूप, खासकर IRGC का जैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उससे तो यही जाहिर होता है कि अब इजराइल और अमेरिका को भी बड़े नुकसान झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उनकी पहले से तैयारी भी होगी, उन्होंने रणनीति ऐसी बनाई होगी कि किस तरह का हमला किया जा सकता है, जवाबी हमला ईरान की ओर से। फिलहाल तक की जो भी अपडेट थी हमने आपको बता दी, जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो आपको हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.